कितने पेयर्स होता है एक स्क्वायर के लिए? टोटल स्क्वायर विथ सेंट्रल पॉइंट। अगर इस टाइप का पेयर है तो आपका ये दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी 1 2 3 4 4 आपका साइड पेयर्स में 4 है। मैम आपकी वीडियो बार बार लैग हो रही है। 2 यस मैम। स्कूल के वाईफाई मैंने बंद नहीं, स्कूल के वाईफाई बंद नहीं किया है इसलिए यस मैम, बहुत लैग हो रही है। कर दिया। यस, टोटल आपका 4 साइड पेयर्स 2 डायगोनल पेयर्स और आपका 4 कितना हो जाएगा फ्रॉम मिड पॉइंट के लिए 4 पेयर, टोटल आपके लिए 10 पेयर्स होते हैं अगर एक स्क्वायर एस्टेब्लिश करते हो तो। अगर एक ट्रायंगल करोगे तो गिवन द क्विक आंसर, आपको एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बैठाना है टू सेट इट M1 M2 M3 how many pairs? 3 pairs. Yes, if I take it and side, अगर यहाँ मैंने रख दिया तो कितने पेयर? 6 पेयर्स। एडिशनल वर्क डन मीन्स ये 3 एडिशनल वर्क डन में सिर्फ ये तीनों को कैलकुलेट करोगे और टोटल पोटेंशियल एनर्जी में 3 + 3 6 करोगे। ये क्या होता है? ये ट्रायंगल बनाने के लिए क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल बनाने के लिए पूछा जाएगा, कभी कभी बोला कि ट्रायंगल को डिसोशिएट करने के लिए, ट्रायंगल को तोड़ने के लिए व्हाट इज द एनर्जी? सेम एनर्जी, जितना बनने में लगता है उतना तोड़ने में लगता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका दोनों अलग अलग हो जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट वर्क डन टू destroy means to dissociate the to separate the masses, कभी भी सेम है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपका ऐसा है, यहाँ देखो एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का ही होता है, ये ट्रायंगल था, इसमें से हम छोटा ट्रायंगल कर दिए, इसको स्क्वीज कर दिए, सेम ट्रायंगल शेप आपका सेम है लेकिन इसको हम स्क्वीज कर दिए। यहाँ M1 M2 M3 ये सारे कंपटीशन वाला क्वेश्चन ऐसे दड़ा होगा। वही M1 को हम कुछ डिस्टेंस आगे कर लिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पीछे, इसको एक्सपैंड करना और कंट्रैक्ट करना। पहले बाहर वाले को पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर अंदर वाला का निकाल देंगे, फिर दोनों का माइनस कर लेंगे। डिस्टेंस आपको दिया होगा, ये अगर आप डिस्टेंस r दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस r/2 दिया होगा, ऐसे r/2 r/3 दिया होगा। तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट। कनक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कनक, टेल मी। यस यस मैम। समझ रहे हो? नहीं, पता ही नहीं चलता है। पहले ये बड़ा वाला का 3 पेयर्स ले लोगे, तो फिर छोटा वाला का 3 पेयर्स ले लोगे, उसके बाद फिर दोनों को माइनस कर लोगे। ओके, नेक्स्ट यू आर हैविंग सम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स। अभी एक ही न्यूमेरिकल में आपको चारों चीज पूछा हुआ है। इन वन न्यूमेरिकल यू आर आस्क्ड 4 थिंग्स। ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड देख लो a है, ऑल द साइड्स आर a, ऑल द मासेस आर इक्वल mm। आपको पूछा हुआ है हियर इज आल्सो हियर m0, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है चारों चीज, नेट फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये O में है, ये ABCD में, ABCD में नेट फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, टोटल आ जाएगा। नेट होता है वेक्टर्स के लिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल फील्ड 8 O एक्सपीरियंस बाई O, ये भी 8 O, ये भी 8 O और ये सिस्टम। ये चारों क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो इसे बताओ टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर क्या होगा? एनी गेस? टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर 0। एनी गेस? 0। क्यों 0 होगा? 0 होगा क्योंकि ये मास इस साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, ये मास इस साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो गया। इस साइड भी अट्रैक्ट हो जाएगा और इस साइड भी अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे mm दिया हुआ है। M1 M2 में नहीं कुछ इस तरह।
क्वेश्चन में आपको जनरली मिलता है सीबीएसई लेवल में। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एट ओ इज 0। फील्ड क्या हो जाएगा? फील्ड और फोर्स में क्या डिफरेंस है? अभी सबका फॉर्मूला लिखी थी मैं। फील्ड में GMM बाई आर स्क्वायर है, नहीं GM बाई आर स्क्वायर है। फील्ड का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, कोई बोला ही नहीं। फोर्स में GMM बाई आर स्क्वायर है और फील्ड में क्या है? सिर्फ एक M हट गया, हट गया जिसका फील्ड जो एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ फील्ड क्या होगा? नेट फील्ड हटो, ये भी 0 होगा क्योंकि मास डिवाइड करने में चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अभी आप समझे हो, कितने पेयर्स आएगा? 10 पेयर्स आएगा। काउंट करने की जरूरत नहीं है बब्या, यहाँ से देखो काउंट करने के लिए जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी 10 आएगा, लेकिन पोटेंशियल हटो कितना है? पोटेंशियल हटो कितना है? -4 √2 GM/L। -4 √2 GM/A। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैसे हुआ? GM पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली क्या है? GM बाय -GM डिवाइडेड बाय A बाय √2। तो ये कितने? 4 बार पोटेंशियल जो होता है वो तो सिर्फ सेंटर के हिसाब से आपको देगा, पोजीशन के हिसाब से। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कितने चारों तरफ है उन लोगों के सब पेयर्स बना के। ये चीज चारों के अंदर डिफरेंस समझो, जबकि इलेक्ट्रिकल में सबसे डिमांडिंग है ये। इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशनल कंपेयर करके जेईई मेंस में दे रहे हैं। हाँ ये -4 होगा, नहीं ये तो -4 होगा, ये -4 होगा। अमन यू हैव आंसर्ड ओनली, इट शुड बी -4, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। और ये G 2 बार लिखा है। -4 ही बोला था। अच्छा आप -4 ही बोले थे, ओके। Now I think you have some idea about potential energy, potential field and force। चारों का क्वेश्चन आएगा आपको MCQ में नीचे आंसर दिया जाएगा। फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ, यही क्वेश्चन है मैं इसको चेंज करती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ मैं लिखती हूँ M, चलो M में करते हैं। MM कर दिया, साइड को भी A ले लिया, लेकिन मैंने पॉइंट चेंज कर दिया। फाइंड द नेट फोर्स, मुझे एट द पॉइंट A फाइंड आउट करना है। फाइंड द नेट फोर्स एट A, नेट फील्ड एट A, पोटेंशियल एट A। पोटेंशियल एनर्जी तो चलो हर जगह सेम रह गया, लेकिन सी माय क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फोर्स नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट A में हमने पूछा है। F इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड नेट पूछो एट A। पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट A पूछो। व्हाट विल बी द आंसर? नहीं ऐसे नहीं होता है, रेस्ट में फोर्स किसी 0 हो जाएगा, दो साइड से तो अट्रैक्शन होगा। हाँ वो तो आपको कहीं बोला नहीं गया, आपको टोटल फोर्स एट दिस पॉइंट एक्सपीरियंस बाय A पूछा हुआ। सिस्टम इज एट रेस्ट और दैट पर्टिकुलर रेस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं। Is anyone net force experienced by the mass at A? Kanak, are you understanding? Kanak, GM R square by 4। GM R square by 4 कैसे हो जाएगा? आप यहाँ से देखो, दोबारा देखो, ये मास मूवेबल है, मैंने आपको समझाया था, जिसके ऊपर काउंट करोगे उसी को घुमाओगे। ये अगर इसके तरफ जाएगा तो ये ऐसे अट्रैक्ट किया, सपोज ये फोर्स F में अट्रैक्ट किया, और ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे अट्रैक्ट किया F, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 90 डिग्री में F एंड F विद 90 डिग्री, F√2 कहाँ जाएगा? 45 डिग्री में गया, √2F, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ये और ये जो फोर्स है, ये फोर्स भी अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? ये आपका सपोज F1 है, ये आपका सपोज F1 है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स हो जाएगा √2F प्लस F1, क्योंकि मास सेम है तो दोनों सेम एंगल में गए,
तो √2f का वैल्यू क्या है? √2 इंटू एफ का वैल्यू क्या है? जी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर। और f1 की वैल्यू क्या है? जी एम स्क्वेयर बाई 2a स्क्वेयर, a √2 का होल स्क्वेयर 2a स्क्वेयर। फिर इसको ऐड करके आप निकाल दोगे। दिस इज योर टोटल फोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा टाइम लो, सोचो और आंसर करो। टोटल फोर्स, नेट फोर्स एट F is this one. नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड नेट क्या हो जाएगा? इसमें से क्या हटाओगे? आंसर यही है, एक m हटा दोगे, √2 gm डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस gm डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। एनी डाउट हियर? नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट फोर्स हो गया। इसमें क्या नहीं दे रहे हम? डायरेक्शन नहीं दे रहे। एंगल कितना है? आप 45 डिग्री लिख सकते हो, 45 डिग्री एंगल करके। ये भी 45 डिग्री एंगल के वेक्टर्स है ना, विथ डायरेक्शन चलेगा। तो पोटेंशियल अट ए क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अट ए, फिर ऐड करोगे माइनस जी एम डिवाइडेड बाई ए, फिर 2 बार हो गया ये माइनस 2gm बाई ए, फिर माइनस जी एम डिवाइडेड बाई ए √2। है समझ में? कोई भी पॉइंट आपको पूछ सकते हैं, आपको एमसीक्यू पे नीचे आंसर रेडी होगा, आप छोटा सा कैलकुलेशन करोगे और टिक मार्क करोगे। व्हाटएवर मे बी द क्वेश्चन, चाहे नेट फील्ड पूछा हुआ है क्वेश्चन में, एक में आपका नेट फोर्स, एक में आपका टोटल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट। आर्यन अंडरस्टूड? आर्यन, यस डायग्राम चाहे कोई भी है, आपको किसी भी पॉइंट में कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। नाइस ही, सपोज यू आर हैविंग ए हेक्सागन, इसमें सब में मास बैठा है mm, हेक्सागन, सारे डिस्टेंस है। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मुझे कितने पेयर्स मिलेगा? एनी गेस? बारह? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालते हैं? ऐसे ये वाला तो सबको पता है कितने पेयर्स होगा। ये वाला साइड वाला पेयर 6 ही होगा, साइड वाला पेयर 6। डायगोनली ऐसे करो, एक पेयर, एक, 2 पेयर, 3 पेयर, और कहाँ डायगोनली बनेगा? कैसे? अच्छा ये दोनों आ जाएगा, हाँ ये दोनों भी तो आएगा। यस ये भी आ गया, ये भी आएगा। और अच्छा इन दोनों तो है। ये तो बड़ा Yes, complicated है। उधर से तो भी एक के लिए कितने पेयर? एक के लिए 3 है, ऐसे कैलकुलेट करो। एक के लिए 3 है, एक के लिए मैक्सिमम 3 है, और ये 2 तो कौन है? 5 हो गया। अरे कोई एक मास ले लो, एक मास के लिए कितने पेयर है? 5 है ना एक के लिए। 5 साइड है, नहीं एक जगह में एक को छोड़ दो, 5 साइड है, तो एक के लिए 3 है। तो ऐसे इंडिविजुअली कितना होगा? नहीं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है सेम हो जाए, रिपीट हो जाएंगे। वही तो मैं बोलूं, कितना रिपीट हो रहे हैं आपको देखना पड़ेगा। ये सारा मिट जाओ, एक के लिए 3 है, इसके हिसाब से चलो, ये 6 हो गया, एक के लिए 3 है, तो ये तीनों को भी तो आप माइनस करोगे, क्योंकि इसके लिए और 2 एक्स्ट्रा क्या होगा? इसके लिए जो 3 है, सपोज मैं यहाँ से करूँ, 1 2 3, ये तो भी 3 इसके लिए रहता है। इसके लिए जो 3 में रखूंगी, ये 1 2 सब अलग अलग होंगे। मैम 9 होने चाहिए। अच्छा 9 गलत दिया है, 15 आएंगे। एक पॉइंट से बनाएगा 3। ये तो टोटल 6 है, उसके ऊपर ऐड होंगे आपको 9, तो 9 मीन्स 3 आप ले रहे हो। टोटल 6 है, कंबाइन करके आप उसको 3 ले रहे हो, तो 3 3 जा 9। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? भव्य
भव्य समझ में आ रहे हैं? भव्य मिश्र मैम 9 एक के लिए तीन डायगोनल्स होते हैं। 9 टेल मी 9 डायगोनल्स ही तो होते हैं हेक्सागन में। तो बढ़िया है 9 8 होता है और 6 से आपका 6 साइड्स हो जाएंगे फिर 15 हो जाएगा टोटल। 15 पेयर्स हो गए। आए समझ में? टोटल 15 9 डायगोनल्स होते हैं हेक्सागन्स में। 9 एक हेक्सागन्स में 9 डायगोनल्स होते हैं तो बेस्ट है। ईच डायगोनल में 1 तो वो 9 पेयर्स हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेक्सागन दिया जाएगा, पेंटागन दिया जाएगा तो पेंटागन। पेंटागन में बताओ पेंटागन 10 पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? अरे वाह बड़ा अच्छी जो कमेंट है। जल्दी बोलो पेंटागन में कितने डायगोनल? हम 10 10 पेयर्स होगा क्योंकि 5 साइड वाला पेयर 5 डायगोनल पेयर है। समझ में? ओके अभी आपका हेक्सागन से हेक्सागन में क्वेश्चन देखो। ये हेक्सागन में मेरे ये बैलेंस करने के लिए सपोज मैंने सारे में एमएम रख दिया, इसमें से सेंटर में एक एम नॉट है। ये तो पता है सबको सेंटर में फोर्स कितना हो जाएगा 0, फील्ड कितना होगा 0, लेकिन सेंटर में एम नॉट कितना होगा व्हेन दिस एम इज वेनिशिंग। अगर ये यहाँ कुछ नहीं है व्हाट इज द नेट फोर्स एट द सेंटर? सारे ए है, सारे साइड ए। ये होगा अट्रैक्शन, दिस साइड होगा तो कितने फोर्स होगा? और सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे तो नेट फोर्स आपके लिए कितना हो जाएगा? जी एम नॉट डिवाइडेड बाय ए अगर ये होगा तो ये कितना है? हेक्सागन के डायगोनल का फॉर्मूला यही होता है ज्योमेट्री 10th क्लास पर। हेक्सागन के डायगोनल पे ये होता है। मैम इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना? हाँ तो डायगोनल 2a होता है और ये हाफ ऑफ द डायगोनल a होता है, यही होता है। दिस इज द आंसर GMM नॉट बाय ए। ठीक है इस तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम रिवीजन टाइम में आएंगे। आई थिंक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ओवर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी को आप चार्ज में करो। जितने जल्दी इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना 12th क्लास का आधा सिलेबस तो यही हो जाएगा आपको। इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल 12th क्लास का आप कर सकते हो। खाली मार्क्स की जगह चार्ज लगाओ और कुछ प्रॉब्लम नहीं। Q1 Q2 by R2। ठीक है नेक्स्ट वन इज आवर एस्केप वेलोसिटी और एस्केप स्पीड। एस्केप वेलोसिटी एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। सपोज आप ऐसे आपको आदत है पत्थर फेंकना, यू आर स्टैंडिंग ऑन दी, आप अपने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर पत्थर फेंक रहे हो। ये पत्थर कहाँ गिरेगा? हु डिसाइड? दैट डे हम बोल रहे थे आपको मैं चौक फेंक रहे हूँ। व्हाट डिसाइड्स फ्रॉम वेयर द थ्रोन मास विल फॉल? क्या डिसाइड करेगा? कहां से वो गिरेगा, कितने हाइट से गिरेगा, कहां से गिरेगा, उसको कौन डिसाइड करेगा? मैं जिस फोर्स में उसको फेंक रहा हूँ, मैं जो काइनेटिक एनर्जी उसको दे रहा हूँ। बहुत सारे आंसर है इसमें, आपको टिक मल्टीपल वाला एमसीक्यू है ये। और जहां इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्या क्या थीटा नहीं, ये सिर्फ परपेंडिकुलर अपवर्ड है। मैं प्रोजेक्टाइल वो वाला नहीं, परपेंडिकुलर अपवर्ड में थ्रो करी हूँ उसके बाद ही प्रोजेक्टाइल है। थीटा नहीं डिसाइड करेगा तो कहां से गिरेगा। अब बोल रहे हो एच मैक्सिमम थीटा डिपेंडेंट है। एच मैक्सिमम बहुत सारी चीज से वो डिपेंड करेगा। पहले तो आप कितने फोर्स में फेंके हो, मीन्स आप काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी आप ग्राउंड से थ्रो कर रहे हो, मैक्सिमम हाइट कितना है। और यू कैन राइट जहां इसका काइनेटिक एनर्जी इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और
जहां इसका वेलोसिटी 0, वेलोसिटी आप देके भेजे हो, वो कहां से गिरेगा? जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ऑल फोर आर करेक्ट। मल्टीपल आंसर्स वाला क्वेश्चन है आपके पास, इस बार भी है मल्टीपल आंसर वाला, 2 क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जब फुल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तब बॉडी वहां से गिरेगा। दैट इज मैक्सिमम हाइट आल्सो, फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। और एक आंसर, इट कैन फॉल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, इट कैन फॉल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। नाइस, ही विल टेक दिस कॉन्सेप्ट ओनली। जहां इसका काइनेटिक एनर्जी, मैंने इसको यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने फेंका तो इस जगह में गिरा, यहाँ से फेंका और स्पीड दिया इधर, और स्पीड दिया इधर, और स्पीड दिया इधर, इसके बाद भी मैंने फेंका तो कहाँ जाएगा? अर्थ तो यहाँ राउंड होगी। व्हाट विल बी द कंडीशन? अगर मैंने इसको ऐसे फेंक दिया तो व्हाट विल बी द कंडीशन? टेल मी, ये कहाँ जाएगा? It will revolve in elliptical path. It will rotate around earth. इसे बोला जाता है ना, स्पेस शिप से बाहर गए थे, खाना खाने के टाइम स्पून गिर गया, वो स्पून कहाँ जाएगा? क्वेश्चन है आपका, पुराने रुड़की का। इफ यू मिस्ड इफ योर स्पून इन स्पेस व्हाइल वॉकिंग, आप कुछ औजार लेके काम करने के लिए गए हो स्पेस शिप से बाहर, वो औजार गिर गया, हमारे हाथ से नहीं गिरता। इलेक्ट्रिशियन इतना हाइट में करता है, ठक करने से वो कील गिर जाता है, ऐसे आप करने से वो कील गिर गया, वो कील कहाँ जाएगा? वो आपकी चारों तरफ रोटेट करेगा। अगर आप अंदर चले गए, वो सेटेलाइट की चारों तरफ रोटेट करेगा, क्योंकि उसके सामने बड़े मास आप हो, वो हेवियर मास के चारों तरफ से घूमेगा बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। आपका ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ नहीं पता चलता, आपको कहाँ पता चलेगा? स्पेस में। जब छोटे मास आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तब पता चलेगा अरे मेरे पास भी कोई फोर्स है, तब मजा आता है। मैम क्योंकि अर्थ की टोटल से ज्यादा ही है हमारी से, इसलिए अर्थ के ऊपर एक्ट करेगा हमारे पे नहीं। नहीं, पहले सपोज मैं स्पेस में यहाँ खड़ी हूँ मैम, मतलब हमारे पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सही, पर वो अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, इससे वो अर्थ को रिस्पॉन्ड देती है सारी ऑब्जेक्ट्स। हम स्पेस की बात करें, वहां अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ही 0, कनक। आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए, आए समझ में? और एक छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं होता है जनरली 11th में। सपोज अर्थ इज ए फुटबॉल, पूरे अर्थ को मैंने फुटबॉल बना, वेयर आर यू? फुटबॉल के ऊपर एक चिंटी घूम रहा है, चिंटी का डायग्राम बनाने नहीं आता है, मच्छर कुछ भी इसके ऊपर ऐसे चल के जा रहे हैं, यू आर देयर, वेयर आर यू ऑन द अर्थ? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़े बड़े इंटरव्यू में बड़े हाई फाई बच्चे भी नहीं बोल पाते, वेयर आर यू ऑन द अर्थ? अरे आप मुझे बताओ ना एग्जैक्टली, आपको ये फुटबॉल है, फुटबॉल यहाँ से यहाँ तक आपको फुटबॉल है, फुटबॉल का ब्लैडर है, आप ब्लैडर के ऊपर है, ब्लैडर के नीचे हो, ब्लैडर के बहुत नीचे, ब्लैडर के सेंटर में हो, वेयर आर यू? ब्लैडर के ऊपर घूम रहे हो, जैसे फुटबॉल के ऊपर एक चिंटी घूम रहा है, आप वही उसी जगह ऐसे मकान बना के रहे। आपको बोला जाता है अर्थ इज कंप्लीट स्फीयर, अर्थ इज कंप्लीट फुटबॉल। तो अर्थ में आप जाते हो तो क्या क्या कौन से लेयर्स आपको दिखाई जाते हैं? 4, ऊपर मेंटल, उसके ऊपर क्रॉस लिथोस्फीयर, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का रीजन आपका अलग है। तो मैं बोल रही हूँ अर्थ इज कंप्लीट स्फीयर, वेयर आर यू? फुटबॉल इज योर कंप्लीट स्फीयर, क्रॉस यहाँ कहाँ है आपको दिखाना पड़ेगा ना। ब्लैडर के ऊपर आप हो, एनीवन? नहीं आंसर आता है, ये बड़े बड़े इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बड़े हमारे सेमिनार्स में पूछा जाता है, वेयर यू आर यू? क्रॉस के ऊपर ये जो मैं डायग्राम दी हूँ, चिंटी चढ़ रहा है। यस मैम। क्रॉस कहाँ है वो तो दिखा दो मुझे। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ब्लैडर के ऊपर या ब्लैडर के नीचे? मैम ऊपर। तो आप एटमॉस्फेयर के ऊपर घूम रहे हो, पता नहीं आप क्लास में नहीं हो। कैसे फुटबॉल के, मैं कंप्लीट फुटबॉल बोले हो ना यार। हम फुटबॉल के आउटर लेयर को ब्लैडर बोलते हैं, जो रबर वाला लेयर। तो आप कहाँ हो? आप उसमें से एक लेयर नीचे हो। इफ द ब्लैडर इज योर एटमॉस्फेयर, you are just below it.
आप इस क्वेश्चन में आंसर इमीडिएटली दोगे कि हम यहाँ नहीं घूम रहे हैं, ये एटमोस्फियर है, इतने हाइट में नहीं है, 300 किलोमीटर ऊपर हम जहाँ फ्लाइट उड़ रहे हैं उससे ऊपर, इतना हाइट में हम मकान बना के नहीं रह रहे, हम उसके नीचे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहाँ हो आप उसके अंदर हो, आप क्रॉस्ट के ऊपर हो। नाइस, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर आप आप अपनी जो पावर है उसको दिखाओगे स्पेस में, आप हेवी मास हो जाओगे, आपके हाथ से एक शक्ति पिन एक अल्पिन गिर गया तो आपको चारों तरफ घूमते ही रहेगा बिकॉज ऑफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स। कनक अंडरस्टूड? बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है। नाइस। सपोज इसको मैंने इतने हाइट भेजा, इस हाइट से वो क्यों गिरा? क्योंकि इसी हाइट में इसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी। सपोज मैंने एक ऐसे हाइट दी जहां इसका काइनेटिक एनर्जी नॉट फाइंडिंग ए मैच विथ पोटेंशियल एनर्जी, तब क्या होगा? तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ऐसे नहीं, इतना इंटरेस्टिंग थिंग नहीं है। मैं एक चीज को फेंक दी और वो आगे आगे जाती रहेगा, जाती रहेगा। कितना इंटरेस्टिंग है। इसे महाभारत में, रामायण में देखे होंगे, नहीं कार्टून शो में देखे होंगे, रियल लाइफ में नहीं देखे हो ना, ऐसे स्पेस में देख सकते हो। आपके हाथ से कुछ चीज गया मीन्स गया और कभी नहीं वापस आएगा आपके पास। हो सकता है घूमते घूमते कोई दूसरे प्लैनेट का, दूसरे स्टार का ग्रेविटेशनल फील्ड में चला गया, इट नेवर कम बैक टू यू। इसीलिए बोलते हैं स्पेसशिप में अगर आपका जो रस्सी में बंधा होता है, आप चलते हो, स्पेस वॉकिंग करते हो, अगर बीच में से टूट गया तो आप गए, आप बैक नहीं कर पाओगे। आपको बैक करने के लिए इसे एग्जाम्पल दिया था आइस ट्रेकिंग। आइस में आप ट्रेकिंग कर रहे हो, कहाँ? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ऐसे एरिया में। ये नहीं कि हमारे कुल्लू मनाली में कोई जगह ढूंढ के ले आएगा पकड़ के। आप आइस ट्रेकिंग कर रहे हो अंटार्कटिका में, वहां आप खो गए, आपको पता नहीं चल रहा है। बियर गिल्स क्या करता है? पहले डायरेक्शन सेट करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके नहीं होता है, स्नो को डिपोजिट कर देता है, किस साइड में गड्ढा बन गया, वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को भी देखो। पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करता है, उसके बाद ज्योग्राफिकल नॉलेज है, इसके नॉर्थ में अगर मैं वॉक करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन नॉर्थ को जाने के लिए वो अपने स्लेज, अपना जो पैर में इतना बड़े बड़े बनाते हैं, प्रेशर को कम करने के लिए, देखते होगे ना आइस स्केटिंग करने वाला को जूता नहीं देखे हो, बोर्ड जैसे सेप होता है, इतने बड़े ऐसे ऐसे करके चलते हैं, बड़े स्टाइल से, नहीं? तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो बैक नहीं कर पा रहे, उसको दिखा दिया कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो कोई सेंटर मिल जाएगा, लेकिन बैक करने के लिए क्या करते हैं, अपने साइड में इतने बड़े बड़े आइस गोले करके आगे फेंकते। अगर आप आगे फेंकोगे एक्शन तो रिएक्शन फोर्स में पीछा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, उस दिन कोई भेजा था मेरे ही फ्रेंड को, जिसमें है दो बच्चे लड़के बाइक में जा रहे हैं, साइड में एक, आजकल नवरात्र स्टार्ट होगा ना तो गाय को खिलाने के लिए लोग खड़े होते हैं, तो एक बड़ा सा भैंस साइड में आ गया है, एक जो पीछे बैठा है ना उसने ऐसे लात मार दी इसको, भैंस को। भैंस का कुछ नहीं हुआ। एक्शन फोर्स, जस्ट टेल मी अबाउट द रिएक्शन फोर्स, व्हाट विल हैपन? एक मिनट। गुड मॉर्निंग। छुट्टी पे था ना, हाँ आया है कंप्यूटर साइंस लैब में। हाँ 2 सितंबर से आ रहे हैं। जब से फर्स्ट थोड़ा टाइम लगा के सेकंड उसके पास डेट होगा। हाँ आज उसका क्लास थे, उसका सिलेबस भी हो गया, प्रैक्टिकल्स के लिए मैंने डिसाइड कर लिया था उसके लिए, फ्राइडे छुट्टी में लिया था। हाँ तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ है एनीवन हैविंग गेस, ये बाइक है, बाइक में 2 बच्चे बैठे हैं, ये पीछे वाला बच्चे ने क्या किया कि यहाँ गाय भैंस जो भी है उसको ऐसे लात मार दिया, इतना है ऐसे बहुत तेज मार दिया। मैंने जो वीडियो में मेरे पास है उसमें वो बच्चा नहीं गिर रहा है, वो भैंस नहीं गिर रहा है, इसका इसका क्या होगा, पीछे वाला गिर गया, ओके उसके आगे भी क्या होगा, क्या रिएक्शन फोर्स आगे, पीछे वाला भी बहुत तेज उल्टा हो गया ना, उसके आगे कुछ होगा क्या? आगे वाला कुछ नहीं होगा। एनी गेस? जस्ट टेल मी द सीरीज ऑफ रिएक्शन फोर्सेस हियर। ये आज A2 नहीं है, आज A1 आया है, आज A1 आया है ना, तो A2 क्यों लिखा हुआ है?
आज A1 है यार, सारे 1 है, अल्टरनेट चल रहा है ना। एक पेन दे दो। मैं करेक्शन कर दूं, आज सारे 1 कलेक्शन है। ये क्या करूं, ये सारे 1 हमारे कल के है। Yes, those who are online. Are you present? Akanksha Sharma. Yes or no? Present, ma'am. Arab Grewal. Present, ma'am. Arab Sharma. Sharma. Agnish. Present, ma'am. Aishwarya. Present, ma'am. Akshitya. Present, ma'am. Aman. Is anyone from online जो मुझे बोल सकता है क्यों बाइक वाला का क्या हालत होगा? बाइक वाला पीछे गिर चुका है, मैंने बाइक वाला गिर जाएगा क्या आगे? अभी पर सीन बाइक वाले भी गिर जाएगा ना आपके हिसाब से? बाइक वाला आगे जाके गिरेगा क्या? यस और नो? मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, वीडियो लेकिन डिलीट करना, वीडियो ऐसे भेजना अलाउ नहीं है सर, बट इट इज फॉर फिजिक्स, डोंट टेक इट अदरवाइज, इट इज फॉर फिजिक्स। आई एम सेंडिंग इट फॉर फिजिक्स पर्पज ओनली, डोंट यूज इट। ये इसमें लिखा है इज न्यूटन्स लॉ इज वैलिड हियर। Is Newton's law valid here? Have you seen the video? Yes, ma'am. Yes, you can see the video. Those are present here. गए? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। You seen the video? आ गया? क्या हुआ? पहले एक्शन किसके ऊपर था? उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद एक्शन, उसके बाद बस कितने बार किसी कैरी फॉरवर्ड हो गया देखो। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। वहां पर क्लास दिया हुआ है, सेकंड पीरियड दिया हुआ है। Yes, have you seen? Those are present. Reaction बड़ा इंटरेस्टिंग था। अमन आदि प्रेजेंट। Yes, ma'am. आंशिका, इसको डिलीट मारो, वीडियो डिलीट मारो, हमें इसे भेजने के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन कोई फ्रेंड ने मुझे भेजा था फिजिक्स का न्यूटन्स लॉज आर वैलिड और नॉट। अंशिका, अरुमिता, ये सब एब्सेंट है। अरुमिता एब्सेंट। अरे चिन्ना, किसने प्रेजेंट? अरुमिता और अंशिका? मैम, अरुमिता। अरे अरुमिता अंशिका से मुझे सुनाई नहीं दिया किसने प्रेजेंट है। मैम, अरुमिता। ओके, आयुष Present, ma'am. भव्य भरद्वाज प्रेजेंट, भव्य मिश्रा Present, ma'am. दमन देवांश Present, ma'am. देवांश और दमन। मेरे को नाम किसका जल्दी बताओ। Ma'am, present. अरे प्रेजेंट नहीं होगा, देवांश और दमन नाम दो चला गया ना। Ma'am, दमन नहीं है, देवांश present. ओके, दिशिता प्रेजेंट, मैम। गैलेक्सी, गौतम कक्कड़, गौतम कुमार, Present, ma'am. हिमांशु, Present, ma'am. जयंत, Present, ma'am. कनक, Present, ma'am. कन्ना, Present, ma'am. कुंजल, प्रेजेंट, मैम। लक्ष्य, Present, ma'am.
Linder, Present, ma'am. Manav Kaushik, Present, ma'am. Pragya, Present, ma'am. Rishabh, Present, ma'am. Rohan, Sahil, Sahil Sharma, Sanket, Present, Sam ma'am. Kakkad, Sam Kakkad, Kasuk Tiwari, Shivansh, Shashwat Tiwari present. Shreya Mishra, Kasuk Tiwari Shreya present. Mishra Siddhant- present, ma'am. Shreya Mishra present. Siddhant Sharma, Siddhant Sharma, no. Siddharth Jain, Vani, Vanshika, वानी वंशिका दोनों एब्सेंट हो गया. मैम वंशिका present. एब्सेंट में सिद्धांत शर्मा, स्वयं कक्कड़, साहिल शर्मा, साहिल बिष्ट, गैलेक्सी, दमन, अंशिका. मैम आज बैच कौन सा है मैम? आज A1 या A2 है? आज A1 है. आपको हर वीक अल्टरनेट हो रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वीकली अल्टरनेट. इस वीक A1 आएगा, नेक्स्ट वीक A2 आएगा. आया समझ में? ओके. आई होप यू ऑल हैव सीन दैट बाइक इंसिडेंट. बड़ा इंटरेस्टिंग था. नाइस. सपोज यू हैव थ्रोन समथिंग व्हिच इज नॉट कमिंग बैक, मींस इसके काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर mgh को मिला ही नहीं हाइट में. देन इट विल कंटिन्यू मूविंग इन द upward डायरेक्शन. बट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? इफ ए मास इज थ्रोन फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी एम m divided by r, or you can take r plus h. ये पोटेंशियल एनर्जी का कौन स्क्वायर है? पोटेंशियल एनर्जी का r plus h होगा ना. यही कंफ्यूजन होता है. फोर्स और फील्ड में स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में ये फॉर्मूला होता है. दैट मीन्स अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ इक्वल हो गया, if this one is equivalent to minus g mm by r plus h, r is the radius of the earth, या height. अगर ये इतने तक इक्विवेलेंट हो गया, then what is the value of v square? v कितना हो जाएगा? let r plus h is equal to small r, तो कितना हो जाएगा? 2 gm by r plus h under root, that is equivalent to under root 2 gm by r. अगर h is much more smaller, r, this can be written as under root 2 g r. This is the formula for SK velocity. Excuse me, ma'am. S. मैम फर्स्ट स्टेप में तो आपने माइनस में लिखा था, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच. वहाँ पे प्लस आएगा ना? एनर्जी स्केलर, इसको माइनस को प्लस कर सकते, नो प्रॉब्लम. दिस इज स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. आया समझ में? नेगेटिव इज फॉर डायरेक्शन होती है, एनर्जी का डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, इसलिए उसको हटा दिए. दिस इज द फॉर्मूला. एनी डाउट हियर? क्योंकि जी की वैल्यू क्या है? स्मॉल जी इज इक्विवेलेंट टू gm by r square. तो स्मॉल g की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. यू आर गेटिंग दिस वन. दिस ve is your escape velocity of earth. इसके है escape velocity, escape velocity for earth. That means it is the maximum velocity or minimum velocity? It is the minimum velocity. मिनिमम. It is the minimum velocity required to throw a body away from the gravitational pull, or you can write gravitational field of a planet.
ये बोलते हैं किसको फेंकना है तो इतना ऊपर फेंको कि कभी वापस नहीं आ जाए, नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट से। तो अगर मैं इसको सारे प्लैनेट्स के लिए लिखूं इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, g is constant, mass of the planet divided by the radius of the planet, रेडियस, mass of the body which is thrown। ठीक है, इतना ही है ना gmm/r। तो अभी इसमें से बताओ आप सबसे ज्यादा किसका है, मास ऑफ द बॉडी कहाँ कटेगा? अच्छा ये मैंने गलत लिखा, इट इज √2 gm/r, इट इज √2 gmp डिवाइडेड बाय r ऑफ द प्लैनेट। अब इसमें से बताओ किससे सबसे ज्यादा है इसके वेलोसिटी, कौन से प्लैनेट से ऊपर थ्रो करना इजीएस्ट है, जिसका मास और रेडियस सबसे कम है, कौन सा है? एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, those are having एनसीईआरटी बुक, you can see एनसीईआरटी बुक में पूरे एक अच्छा सा चार्ट दिया हुआ है किसका इसके वेलोसिटी कितना है, कौन से प्लैनेट। मून का है 2.30, मून का है 2.30 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ के लिए कितना है, फॉर अर्थ 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर द्वारका से कहां तक होगा, नव दिल्ली तक, IIT तक होगा। और यहाँ से नौजगढ़ तक 11 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर 8, उसके बाद ढासा बॉर्डर तक चले जाओ, हो जाएगा। इतना आप ये हाइट में सोचो, इतना आप हाइट में सोचो, 1 सेकंड में इतना किलोमीटर आप ऊपर फेंक सकते हो ना। तो जितना हमारे पास सेटेलाइट जा रहे हैं, जो इनसाट जा रहे हैं, जो जीएसएटी पीएसएलवी सारे जा रहे हैं, वो कितने वेलोसिटी में जा रहा होगा, तब वो वापस नहीं आते, वो एक्चुअली रिस्क नहीं लेते। 11.2 किलोमीटर में नेग्लेक्टेड क्या है, हाइट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, बहुत सारी चीज नेग्लेक्टेड है। तो इसलिए इसको 13 किलोमीटर पर सेकंड से 14 किलोमीटर पर सेकंड में सारे सेटेलाइट को ऊपर भेजा जाता है, 13 to 14, कोई 11.2 में नहीं रिस्क लेगा। तो सबसे कम है मून में 2.30, मर्क्यूरी 4.3 किलोमीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट आपके पास मार्स 5, वेनस 10, अर्थ 11.2, यूरेनस 22, मैम कौन सा पेज नंबर पे है? एनसीईआरटी बुक में कहीं एक डाटा होगा, आई एम हैविंग ए डिफरेंट बुक। सैटर्न 36, जुपिटर का सबसे हाईएस्ट है 60, जुपिटर का है 60 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ जुपिटर, इसका वेलोसिटी ऑफ जुपिटर 60 अराउंड 60 किलोमीटर पर सेकंड है। सबसे इंटरेस्टिंग है, एक हमारे पास एक एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड कहाँ घूमते हैं, जनरल नॉलेज, एस्टेरॉयड कहाँ मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के अंदर। वी आर हैविंग एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड्स आर डेब्रिस बोला जाता है, डेब्रिस। और ये कहाँ किसके बीच में बोलते हैं, मार्स एंड जुपिटर के रेडियस में, ऑर्बिट के अंदर ये घूमते रहते हैं। एक एस्टेरॉयड में क्या होता है कि एस्के वेलोसिटी ऑफ वन एस्टेरॉयड इज 2 मीटर पर सेकेंड। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड। आप अपने फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदो, वापस ही नहीं आ पाओगे। आप बास्केटबॉल भी थ्रो किए तो नीचे नहीं आओगे, फुटबॉल इसमें क्रिकेट में तो 6 मार दिए तो गया, बॉल नहीं मिलेगा, बॉल तो घूमते ही रहेगा ना। इसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक प्लैनेट में एटमॉस्फेयर रहेगा या नहीं, क्योंकि सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका भी वेलोसिटी है, आरएमएस वेलोसिटी, और ये एसके वेलोसिटी। अगर एसके वेलोसिटी ज्यादा है तो सारे ऊपर चले गए ना। अर्थ में एटमॉस्फेयर है बिकॉज एसके वेलोसिटी इसका सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा हो गया जुपिटर जैसे, सारे गैस पूरा नीचे डिपोजिट होके रह जाएंगे। जुपिटर में आप लेट के रहोगे, खड़े नहीं हो सकते, जुपिटर में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन अर्थ में ठीक है, कंफर्टेबल है, आप कम से कम कूद भी जाते हो, पोल वॉल्ट करते हो इतना हाइट से, बड़े अच्छे अच्छे बंगी जंपिंग करते हो, स्काई डाइविंग करते हो, सारे पॉसिबल है अर्थ में। बहुत सारे एस्टेरॉइड से जहाँ ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, वहां कोई सुसाइड करने के लिए धमकी नहीं देगा मैं छत के ऊपर जाके कूद रहा हूँ, जाओ कूदो तो घूमते ही रहोगे, क्योंकि आओगे ही नहीं वापस। बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो इसके वेलोसिटी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके वेलोसिटी फॉर अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
लेकिन नो वन टेक्स द रिस्क। सारे सेटेलाइट 13 to 14 किलोमीटर पर सेकंड में सारे इंसर्ट आपका देख लो। इंसर्ट जिस दिन जाता है उसको देख लो एक बार। इंसर्ट आपके पास बहुत है, इंडिया में भरा हुआ है, अभी आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसके वेलोसिटी कहाँ से दिया जाता है? ग्राउंड से। सपोज मेरे पास ये सारे टॉम एंड जेरी देखे होंगे, यू हॉल रॉकेट कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप वाला चला गया, अभी 5th स्टेप में होता है। 5 स्टेप उसके ऊपर ये रॉकेट। जेरी सबसे पहले कहाँ बैठ जाता है? चढ़ के इधर होता है। जेरी होता है सेटेलाइट का साइंटिस्ट। टॉम बेचारा दौड़े दौड़े आता है। ये रॉकेट कैसे जाता है? ये एक्चुअली ग्राउंड से जाता है। अभी आपका इंडिया का ग्राउंड स्टेशन कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, और थुम्बा केरला का लंचिंग पैड। दिल्ली में नहीं मिलेगा क्योंकि वो सारे सी बीच एरिया में आता है, क्योंकि बाई चांस गिर गया तो सी में जाके एक्वाटिक एनिमल को मार देगा तो पाप नहीं लगेगा ह्यूमन बींग्स के ऊपर। ये सारे लॉजिक है, सारे ओशन की तरफ होता है कि ऐसे है कि गुमगाम के ओशन के ऊपर गिर जाए। यहाँ जो जाता है ये ग्राउंड से जाता है। ग्राउंड से जाने के टाइम आपको पता होगा काउंट डाउन सुने हो? काउंट डाउन क्या है? आपको बोला जाता है कि आज जीएसएल भी जाएगा, काउंट डाउन स्टार्ट हो गया। काउंट डाउन क्या होता है? मूवी देखे होगे क्या? मंगलयान, ये विद्या बालन के वाला मूवी, उसमें तो पूरा दिखाया है हमारा श्रीहरिकोटा सेंटर पूरा दिखाया है। ये काउंट डाउन होता है। काउंट डाउन क्या होता है? 10, 9, 8 ऐसे करके करके 0 में ब्लास्ट हो जाता है। ये जो ब्लास्ट होता है कौन से वेलोसिटी होता है? इसके वेलोसिटी से ग्रेटर। यहाँ से इसके वेलोसिटी दिया जाता है। इसके भीतर ये इग्निशन इसके अंदर होता है। ये एक पर्टिकुलर टाइप का फ्यूल्स होता है। उसके बाद एक हाइट जाके ये इग्निशन यहाँ पास होता है। फिर आप देखे ना ये पूरा ब्लास्ट हो गया तो टॉम इधर आ गया, ये इजेक्ट हो गया। इसके बाद ये इजेक्ट हो गया, इसके बाद ये इजेक्ट हो गया। फाइनली ये वाला स्टेज रहा। ये वाला स्टेज उसको एक वेलोसिटी देता है। किसको? इसको एक वेलोसिटी देता है जिस वेलोसिटी पे वो जाके अर्थ के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में बैठ जाते हैं। सपोज इस जगह ये उसको बैठा देता है, इससे वेलोसिटी देता है कि ये इस जगह जाकर बैठ ही जाए। उसके बाद ये इसी एरिया में जितने साल उसका लाइफ होगा काम करते ही जाएगा, करते ही जाएगा। सबसे ज्यादा कंजेस्टेड अभी उत्तम नगर टर्मिनल नहीं यही है। उत्तम नगर में लोग देखते हो ना कितना, उससे काफी ज्यादा यहाँ मिलेंगे आपको। इतने कंजेस्टेड हो चुका है। अभी यूएस और यूएसएसआर ने लगे हैं तो वहां से डेब्रिस लेके आ जाए, क्योंकि तो ग्रेविटेशनल फील्ड फ्री रीजन है, घूमते रहते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, टूट जाते हैं, फिर भी घूमते रहेंगे ना, गिर नहीं पाएंगे। कभी कभी बाई चांस आ जाते हैं। आपको पता है कभी कभी जब ये कोलिजन होता है, दो बीच में बहुत कोलिजन हो गया, उसमें से एक को स्पीड मिल गया अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आने के लिए। नहीं पता था, बीच बीच में आता है कि ये डेब्रिस आ रहा है। हम लोग एटमोस्फेयर में बर्न हो जाता है, लेकिन जिस एरिया में गिरता है ना उस एरिया पूरा बर्न कर देते हैं। अभी बहुत बार आया है। जब हम क्लास 9 में पढ़ रहे थे, अभी तो कोरोना इतना डेंजरस है, उससे ज्यादा डेंजरस ये था कि काय में एक लैब बना था, यहाँ पे स्पेस लेबोरेटरी एक बना था, वो यूएस ने बनाया था। उसने क्या किया कि उसको कोई धक्का दिया वहां से, तो वो इंडिया के एटमोस्फेयर में आने की चांसेस थे। काय लैब कब से अनाउंस हो रहा है? 1 महीने पहले से हर जगह थ्रू आउट वर्ल्ड अनाउंस हो रहा है कि इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कभी बोल रहे हैं कि लंदन की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, कभी इधर डाइवर्ट हो जाएगा। 1 महीने तक परेशान हुआ। लास्ट में जो 10 डेज होता है ना, सारे स्कूल कॉलेज छुट्टी कर देंगे। आप उसका हिस्ट्री पढ़ोगे, दैट इज माई 9th क्लास 1979 में। तो उसमें क्या होता था कि लंदन में मेजर फोर्स, लंदन में देखोगे, अगर हिस्ट्री जाओगे आप देखोगे, लंदन यूएस में मेजर लोग अपना बिल्डिंग भी बेच दिए, सारे खा पी के घूम के एंजॉय किए, क्योंकि मरेंगे। ये बोला जा रहा था व्हेन इट विल एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर इट विल टेक ऑल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐसे करेगा कि वो पॉइजनस हो जाएगा उसके गैस। तो इसलिए सब डर गए, स्कूल कॉलेज सारे बंद हो गए। खाली माइक में अनाउंस हो रहा था कि स्काईलैब के जो टुकड़ा है डेब्री से आज रात तक गिर जाएगा ऐसे। और 5 दिन आया, 10 दिन आया, फाइनली आया। फाइनली जिस दिन आया तब तक हम भी स्कूल में पार्टी मना के, बच्चे जो घर में, इसके घर में उसके घर में पार्टी मना के हमारे सारे जो सेविंग्स होता है खत्म कर चुके हैं। लोग पूरा जैसे बोलते हैं ना, लोग पूरा बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। जिस दिन गिरा उसको क्या गया, नेक्स्ट डे सब आज जिंदा है, सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं, हाँ जिंदा है सब लोग, पूरा इंडिया जिंदा है, पूरे लंदन जिंदा है, सब जगह जिंदा है। गया कहाँ?
देखे तो यूएस के साइंटिस्ट ने उसको पीछे से खाली थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, पुश करके करके रॉकेट भेज भेज के उसको इंडियन ओशन में गिरा। इंडियन ओशन और आपका रसिया का कुछ एरिया और भी शायद चाइना और कोई एक कजाकिस्तान ऐसे एरिया में जितने एरिया जला हुआ है तो आज तक वो कंपेंसेशन दे रहे हैं, लेकिन बहुत डेंजरस था। अभी आया था 2-4 बार, अब बीच बीच में गूगल में मैसेज नहीं देख रहे हो ये गिरेगा पूरे अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये लोग रेडी है। जैसे कोई ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है तो मैं ऐसे टाइम में एक रॉकेट यहाँ से फायर करूंगी, वो उसको लेके इंडियन ओशन में गिरा देगी, इतना हाई स्पीड दे देगा कि वो इंडियन ओशन पे पहुंच जाएगा। अभी ये टेक्नोलॉजी आ चुका है, अभी और डरने की चांस नहीं, उस टाइम नहीं था, हम लोग डर रहे थे, लेकिन यूएस रेडी था। ये हुआ है, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स। स्काईलैब गिरना आप सुने हो क्या? द नेम ऑफ दैट इज स्काईलैब। हर न्यूज पेपर में, नहीं तो इसको सर्वे करो, स्काईलैब कहाँ गिरा था इंडिया के ऊपर, कितने ज्यादा डर था। कोरोना के लिए तो इतना डर नहीं है, कम से कम हॉस्पिटल तक जाओगे। यहाँ क्या है, यहाँ तो अली ने सडन बोला था ऑक्सीजन को पॉइजन कर देगा, और ऑक्सीजन गया तो आप 1-2 सांस लेने के बाद खत्म। ये डर बैठ गया था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। स्काईलैब गिरा है लेकिन हमारे ऊपर नहीं। नाइस ही, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। यहाँ से जाके ये एक ऑर्बिट में आता है, जैसे कि वो चारों तरफ घूमते ही रहते। लेकिन इंडियन सैटेलाइट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो आ जाते हैं लेकिन एग्जैक्टली ये जो ऑर्बिट है, सपोज ये ऑर्बिट में नहीं पहुंच के यहाँ पहुंच जाते। ऑर्बिट में पहुंचेगा तो चारों तरफ फ्रीली घूमेगा विदाउट फ्यूल। इंडिया के सारे सैटेलाइट्स अभी तक रिकॉर्ड है कि एग्जैक्टली ऑर्बिट में जाके टकराते नहीं। फिर क्या करते हैं, जो यूएस का ग्लोबल है वो लोग यहाँ से ऐसे रॉकेट भेजते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, उसको करते करते लाके यहाँ छोड़ते हैं। तो चार्ज मनी फॉर दैट, बहुत ज्यादा खर्चा है इसमें, सैटेलाइट्स को लेके ऑर्बिट में पहुंचा दे। मंगलयान में सैटेलाइट्स घूमते ही रहेगा जब तक वो ऑर्बिट नहीं मिलेगा उसको प्रॉपर ऑर्बिट नहीं। ऑर्बिट के जाने के बाद भी घूमते रहेगा, लेकिन जब तक प्रॉपर ऑर्बिट में नहीं पहुंचेगा। इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, इसमें 6 सोलर पैनल होते हैं, 6 बड़े बड़े सोलर पैनल, एक भी नहीं खोलता। फिर अमेरिकन सैटेलाइट्स को हेल्प करके एटलीस्ट 2-3 तक खोल ही देगा। सोलर पैनल्स नहीं खुलेगा तो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं होगा आपके पास, तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। आप देखे होगे सम प्रॉब्लम्स आर देयर इन मंगलयान। अभी भी देखे होगे हमारे विक्रम उल्टा होके गिर गया, अभी तक विक्रम खाली सिग्नल वहां से बिप साउंड दे रहे हैं लेकिन विक्रम काम नहीं कर रहा है। अभी तो देखे होगे मून पे मोदी ने इनॉग्रेट किए थे उसी दिन, कुछ टाइम के बाद विक्रम नहीं सुनते, मून में जो गया था चंद्रयान, विक्रम जो वहां गिरा था, गिरने के बाद तो पता ही नहीं चला ना कहाँ गिर गया। इंडिया का तो फेल्योर था ना उस दिन, तो हम लोग सारे बहुत फेल्योर हम देखे। कल्पना चावला जिस दिन ऊपर से वापस आ रहे थे, पूरे इंडिया सेलिब्रेट करने का मूड में था, कोई टीवी फीवी छोड़े नहीं थे। मेरे को एक्चुअली कोई एक शादी में जाना था, मैंने क्या किया लास्ट मिनट तक देखा, कल्पना चावला एंटर कर गए उनके स्पेस से। उसके बाद टीवी बंद करके चला गया, मैं जाके वहां कोई महावीर एनक्लेव की साइड में कहीं था, वहां जाके मैंने कोशिश किया कि देखूं कहीं से। मुझे कोई बोले आके वहां, आपको पता है कल्पना चावला मर गया, तो बोलते ना मर गए, अभी तो आ ही रहे थे, एंट्री कर रहे थे, सारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। उसके बाद पता चला कि पूरा उनका डेब्रिस भी नहीं मिला, कितने दिन के बाद मिला आप देखो। क्यों? कल्पना चावला का पार्शियल मिस्टेक बोला जाता है अभी भी, क्योंकि उनको जो स्पेसशिप आता है ना, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है उस टाइम आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर ऐड हो जाता है, इसके स्पीड प्लस अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उस टाइम में आपको जितने लेबोरेटरीज के सामान है उसको फेंक देने के लिए बोला जाता है कि आप वेट रिड्यूस करो, बहुत कंटिन्यूस आ रहा था, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको कुछ फेंकना था, मतलब वेट रिड्यूस करना था, वो नहीं, उस टाइम को मिस कर। उसके बाद तो आपका एयर फ्रिक्शन में जल ही गया। आपका एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा स्पीड में जो एरोप्लेन जा रहे हैं, पर्टिकुलर लिमिट से बहुत ज्यादा, जैसे हम रोड पे ये लोग बाइक चलाते हैं, उसमें एयर रेजिस्टेंस में जलता नहीं कोई, ये रोड में एयर रेजिस्टेंस में अगर सुपर कंडक्टिंग नहीं होता है। अगर सुपर कंडक्टिंग यार, अगर ठीक एटमॉस्फेयर है, पोल्यूशन भरा हुआ है, आप सुपर कंडक्टिंग ट्रेन ले गए 550 1000 में ले लो, जल जाएगा पूरा। अब इतना हाई स्पीड में क्यों नहीं जाते, एरोप्लेन में क्यों एक लिमिट दिया हुआ है? तो यहाँ स्पेसशिप जब आता है, कि देखे भी तो होगे ना स्पेसशिप जब एंटर करता है, यस, हैव यू एवर सीन इट?
नहीं तो सारे पुराने स्टोरी देखो, कल्पना चावला का क्या हुआ, क्यों ये होता है। ये यहाँ जो वेलोसिटी दिया था दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ जो वेलोसिटी दिया होता है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। यहाँ जो दिया होता है दैट इज योर एसके वेलोसिटी। एक क्वेश्चन आता है व्हिच वेलोसिटी इज गिवन फ्रॉम ग्राउंड, द आंसर इज एसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ है 8 किलोमीटर पर सेकंड, 7.98 आता है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए आपका कौन सा फोर्स एक्ट करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स is equivalent to gravitational force. Centripetal force, suppose m v naught square divided by r. Here it is g m mass of the earth, mass of the body. Yes. मैम अगर कोई ऑब्जेक्ट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है या फिर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तब भी उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r ही रहेगी अगर वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा mv²/r रहेगी। इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ बैलेंस होगा, यहाँ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ होगा। देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर v नॉट? यस टेल मी, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट कितना फार्मूला हो जाएगा? mm कैंसिल हो गया, ये मास है √gm/r। स्मॉल g में क्या हो जाएगा? √gr। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है और ये इसके वेलोसिटी √2gr। orbital velocity by escape velocity. Orbital velocity by escape velocity is 1:2. 1:2 होता है, 1:√2 होता है, 1:√2 होगा, 1:√2। ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगेन आई एम टेलिंग, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गिवन फ्रॉम ए हाइट टू सेट द फाइनल सैटेलाइट्स ऑन इट्स ऑर्बिट, लेकिन एस्केप वेलोसिटी इज गिवन फ्रॉम द ग्राउंड। आगे पूरे मैंने यहाँ टॉम एंड जेरी का स्टोरी के साथ डायग्राम के साथ समझाई हूँ। इसके वेलोसिटी ग्राउंड से दिया जाता है, कभी ये मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्के वेलोसिटी व्हिच इज गिवन फ्रॉम वेयर। जहां आप ऑर्बिटल देखोगे ऐसे आपका आंसर इसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए हम दिए हैं ABCD। पहले लिखा है ऑर्बिटल, बाद में लिखा है एस्के, तो यहाँ होगा आंसर में ऐसे कंफ्यूजन होगा फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम हाइट। तो आप इसको टिक मार्क करोगे, पहले ऑर्बिटल लिखा है बाद में एस्केप लिखा हुआ है, लेकिन मल्टीपल चॉइस में फ्रॉम ग्राउंड लिखा है पहले, उसके बाद आप यहाँ चॉइस करोगे फ्रॉम हाइट, फ्रॉम ग्राउंड। आगे समझिए, जो पहले आता है इसके वाला पहले वाला आंसर है। ऑर्बिटल मीन्स फ्रॉम हाइट, उसके बाद फ्रॉम ग्राउंड। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, MCQ सारे गलत हो जाए। माइनस मार्किंग नहीं है, वी आर एश्योर नेगेटिव नहीं होगा, स्टिल आल्सो यू शुड टेक केयर। मैम जो ग्राउंड से एस्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी हो गया, एक क्लास ऊपर है क्या? कितना टाइम हो गया? 5 मिनट्स ब्रेक चाहिए तुम्हें? जाओ वॉशरूम जाके आओ, तो जाना है। मैम 10 से 1 हो रहा है मैम। नहीं, 10:30 तक मेरे क्लास है आज, 10:30 तक है आज, खत्म हो गया। अभी थोड़ा सा खाली न्यूमेरिकल्स है, 5 मिनट्स ब्रेक दिया हुआ है, पूरे स्कूल घूम के नहीं आओगे। मैम यस टेल मी। मैम कल प्रैक्टिकल होगा कि थ्योरी होगा प्रैक्टिकल पीरियड में? कल प्रैक्टिकल होगा, पर्टिकुलर प्रोजेक्टेड हो रहा है। हम कल हम लोग तो आएंगे नहीं मैम। वो तो हॉरिजॉन्टल, हाउ फॉर फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन, कि वो टॉप ऑफ द प्लेन से फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा हाउ इट विल स्ट्राइक द प्लेन। काफी कंट्रास्टिंग क्वेश्चन है ये से क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? पता नहीं, प्लेन लो ना, एरोप्लेन थोड़ी लो, यही ले। ये यहाँ से फेंक रहा है, ये आगे रहे सीधा, हमारे आंसर तो वही होगा। नॉर्मल फार्मूला लिखा नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास नहीं। ये सर आपका जेई मेन से भी हट रहा है। Hey Himanshu, have you started? Yes ma'am. Revision. Tomorrow Yes, is your ma'am. practical class. Day after tomorrow we will start revision. Revision will start from any chapter you tell me. Rotational, vectors, vectors से numericals करें।
वेक्टर्स तो पूरे Yes, साल ma'am. में पढ़ो तभी भी। वेक्टर्स में थोड़ा दिक्कत है अभी भी अरुमिता, वेक्टर्स नो। ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ साथ हम थोड़ा सा सेटेलाइट्स के बारे में बोलेंगे और उसके बाद आपका सिलेबस हो गया टर्म 1 के लिए। मैम ये इसके बाद ठीक। कितना बचा है ग्रेविटेशन में? बस खत्म है। जियो स्टेशनरी और सम स्टेशनरी सेटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे आपको। हमारे पास केपलर्स लॉज नहीं है, ठीक है, डोंट हैव केपलर्स लॉ दिस ईयर। वेटलेसनेस भी नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग था वेटलेसनेस। अभी बस आज ही हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं फिजिक्स का। केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स मैथ्स का नहीं हुआ मैम। मैथ्स में 2 चैप्टर्स left. 2 चैप्टर्स लेफ्ट। ये सर तो बोले थे बहुत आगे हैं। हम सेकंड लास्ट चैप्टर पे ही हैं मैम। Yes, ma'am. और इंग्लिश इंग्लिश का मैम शायद लास्ट चल रहा है। हम इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर बची है। ओके। कोई भी बुक्स आपके पास है उसके पीछे देख लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया हुआ है फॉर नीट एग्जाम, जेईई मेंस एग्जाम। नहीं, आप मेनली आपको टारगेट क्या करना है, एमसीक्यू देखो। एमसीक्यू में छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के पीछे मत जाओ। आपको सिर्फ अभी काम क्या है, पहले सारे फॉर्मूलाज को एक जगह लिख के रखो, बड़ा अच्छी अच्छी कॉपी बनाओ। उसमें से मैकेनिक्स के फॉर्मूला क्या है, मैकेनिक्स मींस काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, उसके सारे फॉर्मूला कितने हो सकता है, फॉर्मूला पूरा आपका टिप्स में आ जाना चाहिए। और नेक्स्ट आपका आ गया रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, फॉर्मूला आपके पास बहुत ज्यादा आ चुका है। अगर आप 11th में अभी उसको बहुत अच्छे से रट लोगे तो 12th में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि 12th में इसका 2 टाइम्स फॉर्मूला पर चैप्टर ले लो। जितने बच्चों के दिमाग में जितने ज्यादा फॉर्मूला आ जाता है उतने इजी होता है। किसी को कुछ भी फॉर्मूला पूछो, जैसे एसके वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, √2gr, 2g स्मॉल जी आर, नहीं तो √2gm/r, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r, पोटेंशियल -gm/r, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm/r²। सब में gm है, सब में r है, लेकिन फॉर्मूला आपका अलग अलग है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला पूरा टिप्स में रहेगा। एमसीक्यू में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, आप देखो बड़े न्यूमेरिकल्स दे नहीं पाएंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग। आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स दोगे, बच्चा एक न्यूमेरिकल से मैथमेटिक्स करने लग गया। मेरे पास काम है कि बच्चे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा या नहीं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg दे दिया स्क्वायर में, बच्चे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स निकालते निकालते टाइम चला जाएगा। मैं सबको इधर 2 kg दूंगी, नहीं तो सबको 3 kg दूंगी, जैसे मेरा कॉमन आ जाए, बच्चे को मैथमेटिक्स कम करना पड़े। आया समझ में ना? आपको फिजिक्स ज्यादा मैथमेटिक्स कम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन ही जाता है, फिजिक्स कम मैथमेटिक्स ज्यादा, उसी में टाइम लगता है। इस बार के नीट में भी वही प्रॉब्लम हुआ, 4-5 क्वेश्चन में मैथमेटिक्स ज्यादा था। मैथमेटिक्स ज्यादा मीन्स बच्चा तो रुक ही गया उस क्वेश्चन में। मैम नीट में फिजिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो ये बोल रहे हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट प्लस मैथमेटिक्स था। कॉन्सेप्ट में उनको पता था कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वाला होगा। बच्चे जो कॉन्सेप्ट नहीं था वो करने लग गया, करके आंसर निकालो तो एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट तो लग ही जाएगा। और जिसको कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट उसी को टिक करके चला गया कि इस क्वेश्चन में जी 9.8 होगा ही होगा, और जी 9.8 एक ही आंसर में दिया था। हमारे स्कूल वाला होगा तो हम तो तीनों आंसर में जी 9.8 देंगे। नीट का क्वेश्चन देखो, नीट के क्वेश्चन इतने हंगामा कर रहे हैं, अगर आप उसको अच्छे से फिजिक्स पढ़ने के बाद इस साल का नीट देखोगे 11th क्लास के पोर्शन, आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन बड़ा मतलब मजेदार है, कि जिसको कॉन्सेप्ट फिजिक्स का पता है वो फटाफट खाली नीचे देखा 4 ब्लॉक, थोड़े टाइम लगेगा। अच्छा, इस केस में एक्सीलरेशन इतना होना चाहिए, इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटी एक ही आंसर में, तो मैं तो इसको टिक करूंगी। बच्चों को दिमाग ही नहीं, ये कैलकुलेट करने बैठ गया, कैलकुलेट करा तो थोड़ी देर बाद उसका आया कांस्टेंट वेलोसिटी,
सब जगह उधर आपको क्वेश्चन देख के समझ में आया, समझ लो ये होता है जेईई मेंस और नीट। जेईई मेंस थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होते हैं, नीट में उनको पता है कि ये बायोलॉजी बेस्ड बच्चे हैं, जिसमें इतना हाईफाई मैथमेटिक्स नहीं किए होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट बढ़ा देगा। एटलीस्ट आप इतने कोचिंग सेंटर जा रहे हो, आप खाली कॉन्सेप्ट समझो ना, और क्वेश्चन का इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होना चाहिए बस। ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन ही नहीं पाएगा, ये सर्कुलर पाथ लेगा, आप इक्वेशन निकालो प्रोजेक्टाइल का डाल के, होगा ही नहीं। और जो सर्कुलर में डालेगा उसको दिखाई दिया कि एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में ये रेडियन पर सेकंड में आंसर है, टिक मार के दिखा गया। बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं ना क्या करते पता, कुछ इंजीनियरिंग के बच्चे मेडिकल भी देते हैं, जेईई मेंस के टप्पर में मेडिकल दिया हुआ है, उसको वो खाली कोशिश करता है मुझे एम्स दिल्ली मिल गया तो आ गया, 5 करोड़ तो शादी में मिल जाएगा और कुछ थोड़ा। तो ये इतनी सोचते क्या करते हैं, वो जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री में फुल मार्क्स रखते हैं। अब अभी नीट के जो मार्क्स आएगा देखोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरे 180 टच के, बायोलॉजी में ऐसे ही तुक्का लगा के उनका आ जाता है 100 नहीं तो अगर थोड़ा सा बायोलॉजी लास्ट में 2 मंथ्स वो पढ़ लिए 2 ही टपर है। लेकिन हमारे बच्चों को देखो, बायोलॉजी सारे 360 से 350 का, हमारे 7 बच्चे हैं, आउट ऑफ 360 दे हैव स्कोर्ड 355 बायोलॉजी में। और फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 ही नहीं टच, केमिस्ट्री में है 130 तक, फिजिक्स में 100 तो देना मुश्किल हो रहा है। 2 बच्चे हमारे जो फिजिक्स में रखे 160, उसका थोड़ा बायोलॉजी कम हो गया, आशीष जो हमारे टपर। चलो इंटरेस्टिंग है ये सारे एग्जाम्स, डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी ऑफ माइंड ड्यूरिंग दैट 3 आवर, आप कितनी आपका ब्रेन को फोकस करके ला पाए। इतने सारे आप पढ़ रहे हो फार्मूला, एक पर्टिकुलर डेज में 3 आवर्स के अंदर आप कितने फार्मूला वहां एप्लीकेशन फील्ड में ला पाए, वही डिसाइड करता है ना, कल आईआईटी एडवांस का वही डिसाइड करता है कि कितने फार्मूला का आप वहां कर पाए। अरे समझ में ना, चलो ठीक है। नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। ये थोड़ा सा स्पेस के ऊपर मैं ये दे रहा हूँ, आपको आइडिया होगा। एक स्पेस शिप होता है, एक स्पेस शिप होता है, एक स्पेस क्राफ्ट होता है, एक स्पेस प्रोब होता है, स्पेस शटल होता है, बहुत सारे चीज होते हैं, स्पेस शटल्स होता है। उसके बाद एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट आपके पास सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट होते हैं। एक एजुकेशनल सैटेलाइट होता है, अभी इंडियन स्टूडेंट्स का सैटेलाइट जा रहे हैं एजुसैट, भाई मोदी ने इनॉग्रेशन किए है ना, सुने होंगे, पहले गया था अभी भी जा रहा है, साउथ इंडियन बच्चे कर रहे हैं, स्कूल में एजुसैट बन रहा है, उसको लेके छोड़ दे रहे हैं जो भी जा रहे हैं। आपको ये सारे पता होगा। इनसैट क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसैट ए बी सी डी चलता रहता है, ए का 1 2 3 लाइक दिस। नेक्स्ट आपके पास PSLV, फॉर्मूला क्या है, GSLV, ASLV, नाम सुने हो? टेन 30 में आपका एक बेल आएगा ना, प्रेयर है, चेयरमैन मैम का डेट को है 2 मिनट्स। टाइम कितना हुआ? 10 12 13 10 12 ओके नाइस। ये सारे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, P मींस पोलर, G मींस जियोस्टेशनरी, A मींस ऑगमेंटेड, डिफेंस पर्पज के लिए ऑगमेंटेड, AUGMENTED, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और ये सारे अलग अलग हैं। स्पेस शटल जो होते हैं उसके काम क्या है, जैसे स्कूल बस है, छोड़ने जाता है लेने जाता है, शटल छोड़ के आ गया फिर वापस आ गया अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, फिर गया। अभी सारे शटल यूज कर रहे हैं। अभी ईगल जैसा नहीं है, उस टाइम थ्रो करके आ गया अपोलो 11 को, वहीं घूम रहा है, ईगल का डेड बॉडी घूम रहा है, तो बोलते हैं ईगल का डेड बॉडी घूम रहा है जी, मैंने फ्री रीजन में, ग्रेविटेशनल फील्ड फ्री रीजन में। ईगल और अपोलो 11 नाम तो सुने होंगे ना, जो मून पे जाके अपोलो 11 लैंड किया था, कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग, एड्विन ऑल्ड्रिन,
जीता कौन था? नहीं, अरे एल्ड्रिन पहले पैर रख दिए थे ना, इसलिए तो दोनों के बीच में लड़ाई थी। क्या तुम समझ रहे, तुम दोनों गए, वो पहले पैर रख लिया, तो उसी के नाम माना गया ना। वो जैसे 3 इडियट्स में नहीं होना है कि पहले कौन आया था सब जानते हैं, सेकंड कौन। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, अगर आप पढ़ोगे तो आंसू। नाइस। We are having 2 types of satellites. One is geostationary, one is sun stationary. Geostationary और sun stationary, इसके नाम है। जियोस्टेशनरी को आप बोलते हैं जियोसिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस, जियो का मीनिंग क्या है? जियो का मीनिंग अर्थ के साथ है, और दूसरा सन के साथ सिंक्रोनस है। सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस, ठीक है। जनरली आपके पास यहाँ डायरेक्ट ले दो, इंसर्ट जो है ये जियो सिंक्रोनस है। इंसर्ट होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सारे कम्युनिकेशन जो मोबाइल चल रहा है, जिसमें चलते हैं आपके क्लास चल रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होता है। जो आपका टीवी देख रहे हो, वाईफाई कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। और ये जो आपका सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है, ये आपका जनरली वेदर फोरकास्टिंग के लिए होता है, ये सर्वे करने के लिए होता है जनरली। ये एक्चुअली ये आपका नहीं, हाँ, वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये भी यूज होता है। हाँ, ये भी वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ये क्या करते हैं पता है? ये आपका सामने के लिए, कहीं भास्कर था इंडिया का पहले वाला सन स्टेशनरी सैटेलाइट, इंडिया का पहले वाला जियो स्टेशनरी आर्यभट्ट भास्कर दोनों अलग अलग थे। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1, अभी आपका पैंडेमिक में कोविड वैक्सीन आ रहा है ना, स्पुतनिक था यूएसएसआर का। तो ये जो सन स्टेशनरी ऑर्बिट होता है ना, सपोज प्लेन क्रॉस है पैसिफिक ओशन में, इस जगह उसका ब्लैक बॉक्स गिरा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए यूज सन स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। और नेक्स्ट होता है पोलर ऑर्बिट। आपके पास 3 ऑर्बिट होता है। सपोज ये आपका अर्थ हो गया, अर्थ के इसी राउंड में यहाँ जो घूम रहा है, ये आपका जियो स्टेशनरी, ये जियो स्टेशनरी, ये आपका पोलर वाला है, ये आपका पोलर वाला है, पोलर वाला यहाँ, और ये है आपका हाईली इंक्लाइंड ऑर्बिट है। हाईली इंक्लाइंड ऑर्बिट आपका डिफेंस पर्पज के लिए यूज होता है, समझ में। सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये आपका पोलर वाला सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट आपका क्या होता है? ये थर्ड है, जियो स्टेशनरी, सन स्टेशनरी, पोलर। नहीं, सन स्टेशनरी आपका पोलर होता है, सन स्टेशनरी आपका पोलर होता है। हाईली इंक्लाइंड ऑर्बिट दोनों के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन सर पोलर, ठीक है। नाइस। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एस्के वेलोसिटी में उसको दिया गया रॉकेट्स अपना स्टेज बर्न करके सैटेलाइट्स को लेके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में दिया। जियो स्टेशनरी की मीनिंग क्या है कि सन के हिस्से, अर्थ के हिसाब से वो स्टेशनरी है। अर्थ के हिसाब से आपको मून घूमते हुए नजर आ रहे नहीं, तो मून इज जियो स्टेशनरी। आप सपोज ये अर्थ है, अर्थ के साथ सपोज, और एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सपोज ये डॉस्टर को लेके मैं इसे रोटेट करूंगी, आप वहां मेरे हिसाब से डॉस्टर मेरे से फिक्स डिस्टेंस में है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से डॉस्टर इज नॉट रोटेटिंग। अगर डॉस्टर ऐसे ऐसे रोटेट किया तो मैं बोलूंगी डॉस्टर इज रोटेटिंग, लेकिन मेरे हिसाब से डॉस्टर रोटेट नहीं कर रहा है। आपके हिसाब से डॉस्टर रोटेटिंग है नहीं, आपके हिसाब से रोटेटिंग, क्योंकि आपका देखो यहाँ से कि ये वाला पोस्ट है, आपके हिसाब से डॉस्टर रोटेटिंग, ये होता है रिलेटिव ट्रूथ। इसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी। व्हाई द डॉस्टर इज नॉट फाउंड रोटेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू मी? बिकॉज आई एम ऑल्सो कंप्लीटिंग द राउंड इन द सेम टाइम। मैं जिस टाइम में ये रोटेशन को कंप्लीट करूं, डॉस्टर भी उसी टाइम में कर लो, इसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी। ये देखो अर्थ है, अर्थ की चारों तरफ ये भी उसी टाइम है, ये आपका 24 आवर्स में अर्थ के ग्राउंड कर रहा है, ये भी आपका ये जो सैटेलाइट्स है ये भी 24 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग इट को रोटेट्स, इसका रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन दोनों सेम है, 4 रोटेट्स, इसलिए वो जियो स्टेशनरी है। मेरे अर्थ के हिसाब से वो स्टेशनरी लगता है, मून, ठीक है। जियो स्टेशनरी का मीनिंग है कि इट को रोटेट्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट, जो प्लैनेट के साथ जो को रोटेशन में है, इसका रोटेशन उसका रोटेशन सेम टाइम में खत्म हो गया। इसका एक ही सेंटर, अबाउट ए कॉमन सेंटर दे रोटेट, तो उसको दिखाई नहीं जा रहा है कि मेरे हिसाब से होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया डॉस्टर का रोटेशन मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपके हिसाब से हो रहा है।
सेम चीजें। सपोज मैं अर्थ हूँ, डॉक्टर आपको मून है, तो मून भी 24 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं ना, तो इसलिए हमें नहीं दिखाई जाते। सन स्टेशनरी के मीनिंग क्या है कि सेम इंटेंसिटी में। सपोज हमारे स्कूल के नीचे कोई बोलते स्कूल के नीचे डायमंड माइंस है, कहीं सर्वे करके पता चला, जो आते हैं आईजीएल वाला पहले सर्वे करते हैं कहाँ क्या है। उसके बाद क्या हुआ कि एक सन स्टेशनरी ऑर्बिट को बोला जाएगा कि इसकी ग्राफ सपोज एग्जैक्टली 3 बजे का जो धूप है ना, उसमें इसके ग्राफ बढ़िया आता है, पिक्चर बढ़िया आता है। आप देखोगे कम से कम 1 महीने तक एक सैटेलाइट को बोला जाएगा इसकी आप चक्कर तो काटोगे अर्थ को, लेकिन एग्जैक्टली 3 o'clock आप इसका फोटोग्राफ क्लिक करोगे ऊपर से। दैट इज सन स्टेशनरी। ऐसा समझ में, जो भी एरिया में मेरे स्कूल के फील्ड में, मैं बोला 1975 4 ये निकला था पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्कूल फील्ड में, फील्ड को ब्लॉक करके सैटेलाइट्स के थ्रू में वहां फोटोग्राफ लिया जा रहा था। पूरे 1-2 मंथ्स तक 4 इंजीनियर्स चेन्नई से आ रहे थे हेलीकॉप्टर में, सुबह से आएंगे फिर शाम को हेलीकॉप्टर उड़ेगा। हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, हेलीकॉप्टर को पूरे सिस्टम अंदर जाके देख रहे थे। स्कूल फील्ड है, गाँव के अंदर हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, मतलब कितना इंटरेस्टिंग बात है। तो उसके बाद 1.5 महीने के बाद जो उनका आया पेट्रोलियम प्रोडक्ट है नो डाउट, लेकिन उसको निकाल के मार्केट में यूज करना और मार्केट से खरीदना सस्ता है, ऐसे सबके पास है, इंडिया के पास बहुत है। लेकिन अभी उसको निकालने वाला टेक्निक के लिए वो वेट किया है, जब सस्ता से निकलेगा तो वो अपना निकालेगा। जब तक बाहर वाला सस्ता आ रहा है, आप घर में खाना बना रहे हो, आपको 500 रुपया, 450 रुपये में से वही खाना आपको मैकडी दे दिया, तो आप प्रिफर करेंगे वहां से। ये आपका टेक्निक है, मैंने समझा दिया जो आपको टेक्निक इंडिया गवर्नमेंट अभी यूज कर रहा है। सबसे ज्यादा बोल रहे हैं यूएस के पास है, एक भी नहीं निकाला अभी तक, सब पूरे दुनिया का खत्म होने के बाद निकालेंगे, जबकि सारे दुनिया का वैक्सीन लेके अपने पास रख लिया। पता था ना अभी कोरोना में सबसे ज्यादा लोग वहीं से डेथ हुए, सबसे ज्यादा यूरोप यूएस में डेथ हुआ, उतना डेथ हुआ है वहाँ, सोचो। तो इतने सारे वैक्सीन रखने का क्या फायदा। अभी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट रखा है, कितने बढ़ गए पेट्रोल के रेट। अभी सारे कंट्रीज अपने अपने निकालो, तब रेट डाउन होगा, कुछ नहीं। थोड़ा रिलेटेड भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट, सन स्टेशनरी सैटेलाइट आपका सारे मिट्टी के नीचे जो भी चीजें सबको स्टडी करते हैं। इसका काम वही स्पेसिफिक पर्पज में दिया हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग है, मालयशिया के जंगल में आग लगा था, मालयशिया को पता नहीं था, पूरे जंगल ग्रेजुअली आग जैसे कनाडा में लगा हुआ है ना, इसको डिटेक्ट कौन करते हैं, ये सैटेलाइट। ये हमारे इंडियन सैटेलाइट पूरे चारों तरफ पड़ोसी को दिया था यार आपका इस एरिया में। अभी कुछ एक कीड़ा आए थे लास्ट ईयर कोरोना से पहले, इतने लंबे लंबे कीड़ा जो यूपी में, हरियाणा में, यहाँ दिल्ली में भी बंद हो गया था। लोकोस्ट को फाइंड आउट कौन किया था, सन स्टेशनरी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स आपका ये कम्युनिकेशन, सारे मोबाइल टेक्नोलॉजी, सन स्टेशनरी आपका जितने प्लेन क्राफ्ट है जहां जहां गिरा है उसको ब्लैक बॉक्स फाइंड आउट करने के लिए, कहाँ कीड़ा आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग है समुद्र में किस एरिया में फिशिंग जोन है, बहुत अच्छा से फिश आ जाएंगे। टूना फिश देखे होगे, टूना फिश किस एरिया में बहुत ज्यादा है आज, वो सैटेलाइट डिटेक्ट करके बोल देता है, तभी वो सीप लेके जाते हैं। कभी देखियो टूना फिश, देख रहे हो कितना कंपटीशन होता है टूना कलेक्ट करने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इतना बड़ा बड़ा पकड़ के आते हैं, इतना करोड़। ये सारे आपका सन स्टेशनरी सैटेलाइट देता है। और डिफेंस वाला तो पता नहीं, इसके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया भी नहीं पाती कि कितने ड्रोन आज पाकिस्तान का एंट्री किया कश्मीर बॉर्डर में, तो सारे हिसाब किताब है उनके। और कितने कबूतर एंट्री किए, कबूतर के नीचे आपको पता है ना, कबूतर के अंदर सारे जीपीएस लगा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये फील्ड। राडार टेक्नोलॉजी जो होता है ना, राडार पकड़ लेता है कबूतर के पीछे के, यहाँ आपका लगा हुआ है। कभी कभी आपके घर में कबूतर आता है तो थोड़ा देख लो बार बार। मेरे घर के सामने एक मोर आया है, लास्ट 15 डेज हो गया, जा ही नहीं रहे। एक ही पर्सन के घर के सामने है, वो पर्सन बहुत ही हाई फाई रिच है। हो गया 10:30 बच्चे हैं, इनका इंटरव्यू है 12:30 बजे के बाद। वहाँ नहीं, मेरे पास कोई नहीं। 11DCE बोला था मैंने, तो वो बोल देखो और क्लासेस में पता लगे देखो बच्चे आए या नहीं। यहाँ कोई बच्चे नहीं होंगे ना, ये सिर्फ क्लास ही अलग है ना, 11th A है। 10:30 हो गया क्या, ये 10:30 की बेल आएगा क्या?
7 मिनट्स और बाकी है, तो ठीक है, जब तक नहीं होता तब तक हम कंटिन्यू करेंगे. Hence, those who are in online, they have to also. Now see, geostationary, some stationary, I have given the idea. Now see, geostationary orbit. आपके पास इक्वेशन क्या है? m v naught square by r is equivalent to g m e mass of the earth, mass of the satellite, r e plus h के होल स्क्वायर. ये भी r e है, और ये सारी वैल्यू में पुट कर दूं, मुझे h के वैल्यू मिल जाएगा. v नॉट की वैल्यू में वही वाला पुट कर दूं, h के वैल्यू मिल जाएगा. h के वैल्यू होता है आपका 35,000, एग्जैक्टली 35,726 होगा, लेकिन आपको इसको 36,000 अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं. 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ. ये होता है हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का हाइट है. जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का हाइट कहाँ कैलकुलेशन जरूरत नहीं है आपको, सारे डेरिवेशन छोड़ चुका है, लेकिन जियोस्टेशनरी हाइट के एग्जैक्ट वैल्यू 35,700 समथिंग होना चाहिए. एनीवन हु कैन फाइंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के हाइट कहाँ दिया है? 35,930 होता है 500 to 800 किलोमीटर. जियोस्टेशनरी का दिया ही नहीं होना चाहिए. 35,936. ओके, 35,936 किलोमीटर, ये मुझे 736 से आता है. 35,936 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर हाइट में है. ठीक है, 36,000 किलोमीटर हाइट में है. और एक फॉर्मूला है टी, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. ये आपका नियरली 24 आवर्स आ ही जाएगा, क्योंकि जियो स्टेशनरी है. टाइम पीरियड है, हाइट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी है 7.98 ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है, सबसे बढ़िया है कि पूरे अर्थ में कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है. क्रिकेट मैच आपको पता है, इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड कप कौन से ईयर में हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड कप कपिल देव कैप्टन जो जीता थे 1989 83. मेरे याद है, उस रात हम सोए नहीं थे, क्योंकि उस टाइम टेलीकास्ट नहीं हो रहा था, ब्रॉडकास्ट हो रहा था. रेडियो में जीता रहे थे, मिडनाइट में जाके जीता. पूरे गांव हमारे सेलिब्रेशन किया था. 1983 वेरीफाई करो, कपिल देव कैप्टन थे 1983. उसका फोटो भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी आपका कहीं भी मैच हो रहा है. सबसे इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है धोनी के घर वाला जो स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड, वहां से हमारे सैटेलाइट नहीं कैच करता था. इंडिया में बहुत जगह मैच होता है, अगर आपको इंटरनेशनल मैच रख लिए तो सैटेलाइट एग्जैक्टली कैच नहीं कर पाता. तो उसके लिए क्या होता है, जीपीएस होता है. जीपीएस क्या होता है, ये अर्थ है आपका, एक सैटेलाइट यहाँ प्लेसिंग है कौन से कंट्रीज का, ये यहाँ से यहाँ तक रीजन, एक इधर है यहाँ से यहाँ तक, और एक इधर है. ये होता है जीपीएस सिस्टम. पूरे वर्ल्ड को ये जाम करके रखा है, पूरे चारों तरफ से कवर करके. यूएस का सैटेलाइट जीपीएस बना है, कुछ काम नहीं करता, हर जगह यहाँ से उधार लाते हैं. झारखंड की मैच के लिए उस दिन हम परेशान हो गए थे, फिर यूएस से रिक्वेस्ट करके हमारे मिनिस्टर्स दिए थे. तो यूएस पैसा लेता है हर जगह, पूरे जगह, लेकिन ये भी फाइंड आउट नहीं कर पाया था बिन लादेन का रेसिडेंट. क्यों? क्योंकि ये आपका जो होता है ना कर्ण अर्जुन वाला खेल होता है, यहाँ से आग आ रहा है तो वहां से पानी आ रहा है. बिन लादेन क्या आता है, कहीं भी हो जाए, इसकी बदले सिग्नल जाता था ना, उससे पहले वो ऐसे सिग्नल देता है, उसको काउंटर वालेंस कर देते हैं, फिर भी डिटेक्ट हो जाता है. लेकिन इतने रैंडमली वो भेज देता है चारों तरफ ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली कौन सी एरिया है. ओसामा बिन लादेन, उसको जो लास्ट टाइम जो उसको पकड़ा पाकिस्तान में, उस एरिया में, पाकिस्तान में जिस एरिया में उसको जाके अंदर घुस के, उसका स्टडी तो डिफरेंट है. उसको तो इंडिविजुअली पकड़े हैं, मतलब उसके घर के लोग बाहर जा रहे थे, कोई दूध लाने जा रहा था, कोई टफ्फी लाने जा रहा था, कोई क्या, वहाँ एरिया के जो दुकान वाले वो मार किए कि घर में कोई बीमार है, तो फिर कि ये सारे लोकल नहीं था, पकड़ नहीं पाओ. कितने हाईफाई जीपीएस तो जो भी दो, आपको नहीं पता इसके अंदर भी गड्ढा होगा, बंकर होगा, कितने कौन छुपा हो, नहीं पता. बहुत बड़े बड़े राजमहल जिसे साउथ दिल्ली में बोलते हैं अंदर बंकर से,
रोड के ऊपर, लाजपत नगर रोड के ऊपर, बस एक स्लैब होता है, इसे निकालो अंदर चलो। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हाउस के अंदर है, हर जगह है। नहीं वो तो आप बोलो बंकर फॉर कंट्री, आई एम टेलिंग बंकर फॉर टेररिस्ट। कहीं गायब हो जाते, मिलते ही नहीं। तो इसीलिए ये सारे जीपीएस नहीं ढूंढ पाते। जीपीएस क्यों नहीं ढूंढ पाता? अगर आप, आपके पास कोई लेड चैम्बर है, आप लेड चैम्बर के अंदर बैठे हो तो रेज टकरा के वापस आ रहा है। लेकिन आजकल ये सिस्टम क्या है, कहाँ से रे बार बार टकरा के वापस आ रहे, जस्ट इंडिविजुअली सर्च फॉर दैट रीजन, सब जगह फाइंड आउट हो। ठीक है, ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी, आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, टाइम पीरियड, ये सारे आप कैसे सैटेलाइट्स बनाओगे। आईआईटी में सैटेलाइट्स का सारे पार्ट्स बनता है, आपको पता होगा। आईआईटी लैबोरेटरी से बन के जाता है, वहां असेंबल होता है, और उसमें भी फॉल्ट होता है तो पनिशमेंट मिलता है। ये नहीं कि बहुत मुश्किल इजीली आप बना दी। तो ये सारे इंटरेस्टिंग होता है। दिस फिनिशेस योर ग्रेविटेशन। न्यूमेरिकल्स हम करते ही रहेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, न्यूमेरिकल अराउंड 24 है। ठीक है, आपके सिलेबस ओवर। स्टार्टिंग फ्रॉम डायमेंशन एनालिसिस, विल स्टार्ट रिवीजन। 10:30 हो गया, कोई बेल नहीं आया? बच्चे भी चेंज होके क्लास में आ गए। वेट, किसके डेथ हुए आपको पता है ना? एटलीस्ट इतना जानो, किसके डेथ हुए पता तो है ना? हमारे स्कूल के चेयरमैन मैम पुष्पा देवी बगरोडिया, हमारे स्कूल, इनके बगरोडिया सर का डेथ हुआ था 2013 अक्टूबर 13 से। वही अक्टूबर 2 को मैम का डेथ हुआ है, जो स्कूल के ओनर है। और उनके जो अडॉप्टेड सन राघव, के अपने बच्चे नहीं, अडॉप्टेड सन जो राघव है, वो आपसे कितने साल बड़ा होगा? बिरला विद्या निकेतन के स्टूडेंट है, अभी ग्रेजुएशन करके कंप्लीट किया है। वो शायद स्कूल के चेयरमैन बन सकते। तो इसे आगे आप भी स्कूल बनाओ, चेयरमैन बन जाओ। हम तो टीचर हर जगह नौकरी करने आ जाएंगे। 10:30 हो गया क्या? बेल नहीं आया? टाइम हो गया? मैम 10:31 हो गया। 10:31 हो गया। 2 मिनट साइलेंट प्रेयर कर लो। यू ऑल्सो स्टैंड, हमें रेस्पेक्ट देना है। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ओके, थैंक यू।